एक बहुत पुराना, बहुत इजी और ये कहो कि वेल नोन टॉपिक पे बात कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण क्या होते हैं? गुरुत्वाकर्षण क्या होते हैं? तो जवाब आपका क्या होगा कि ब्रह्मांड में हर बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्लियर है बात? दो बॉडी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब उस दो बॉडी में से एक बॉडी को अर्थ बोल दो, दूसरा आप हो या कोई दूसरी चीज है, तो अर्थ और किसी भी बॉडी के बीच का जो फोर्स होगा उसको ग्रेविटी बोलेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व दोनों आप जान गए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों ही वेल नोन है आपके लिए। नाइन्थ में भी इसको पढ़ा है आपने और 11th में तो पूरा चैप्टर ही पढ़ा हुआ है। इसके बाद न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। सर आइजैक न्यूटन बहुत मेहनत किए, एक नया हिस्ट्री क्रिएट कर दिए। इसके नियम को यूज करके, न्यूटन के नियम को उपयोग करके कैपलर ने भी ग्रह गति संबंधी नियम दिए हैं। लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन दिया है, वो भी आपके सिलेबस में है, जिसमें स्टेटमेंट लिखने के लिए कहा गया है। एक बार देखिएगा। अब न्यूटन के नियम में आप ये देखिएगा कि उन्होंने ये कहा कि कोई भी दो बॉडी है, कोई भी दो बॉडी ले लीजिए, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो गुरुत्व बल लगता है या जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होता है। पहले तो आप स्टेटमेंट लिख लो, समझाते वमझाते रहेंगे। स्टेटमेंट लिखिए न्यूटन का, और ये मत बोलिए कि याद नहीं है। मैं मान रहा हूं ये आपको याद है और आपको आता है। मैं आपको सीधे डायग्राम में लेके चलता हूं, जो भी आपको याद है। ये दो बॉडी है जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है, a और b, इनके बीच का सेपरेशन r है। ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F लगा रहे हैं। तो जैसा आपने डिफाइन किया, पहले तो इसको लिख लीजिए कि दो बॉडी A और B है, द्रव्यमान m1 m2 है, दूरी r है, और परिभाषा के अनुसार से F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये दो रिलेशन आए, m1 m2 और 1/r²। दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये जी नहीं रहेगा भैया, ये रहेगा F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। और जब इस प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल करेंगे तो आप कांस्टेंट यूज करिएगा, जी m1 m2 r²। जी है, जी का नाम सुने हैं आप? बिल्कुल सुने हैं। जी को सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करोगे? देखिए, m1 को 1 लिखिए, कॉपी में लिखा। m2 को 1 लिखिए, r को 1 लिख दीजिए। अगर m1 m2 और r यूनिट हो, मतलब m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 यूनिट और r इक्वल टू 1 हो जाए तो f इज इक्वल टू g होगा। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डेफिनेशन बोलिए, चलिए। कितना बल है? उतना बल है जो एकांक द्रव्यमान के वस्तु जो एक दूसरे से एकांक दूरी पर हो, है ना, इकाई दूरी पर स्थित होंगे, तो उनके बीच जो बल लगता है उसी को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी ऑफ यूनिट मास सेपरेटेड एट यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एकांक द्रव्यमान के पिंड एकांक दूरी पर स्थित होंगे तो उनके बीच जो बल लगेगा उसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। अब ये आपने डिफाइन किया, m1 और m2 1 हो जाए, r की वैल्यू 1 हो जाए, तो उस केस में F इज इक्वल टू जी होता है और डेफिनेशन आपको याद है। ठीक है? अब आगे अगर चलते हैं, आगे गए तो आप ये कहिए कि
इसका जो सदिश रूप है वो कैसा होगा, तो पुराने डायग्राम को ही मैंने रिपीट किया और इसमें आपने लिखा है कि पोजीशन वेक्टर इसका कितना है, ए के सापेक्ष और बी के सापेक्ष। ये दो पिंड है ए और बी। पिंड ए पिंड बी पे फोर्स लगा रहे हैं, ये वाला लगा फोर्स, ये वाला फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए और फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये बी वाला अपनी ओर खींच रहा है और ए वाला बी को अपनी ओर खींच रहा है, तो ये वाला आर ए बी और ये वाला आर बी ए है। मतलब ए के सापेक्ष में बी का स्थिति सदिश और बी के सापेक्ष में ए का स्थिति सदिश। तो पहले वाले नंबर को पढ़ रहे हैं ना, जैसे एफ ए बी, तो एफ पर बी के कारण बल, बी ए बी पर ए के कारण बल। तो अगर आप लोग अपने नियम को यहां लगाएं तो एफ ए बी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल मत रखिए, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर आर ए बी। और इसी तरीके से पिंड ए द्वारा बी पर गुरुत्व बल अगर निकाले तो ये हो जाएगा बी ए जी एम वन एम टू आर स्क्वायर आर बी ए। देखिए मैग्नीट्यूड वाला हिस्सा सेम है दोनों का, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है और इसी सेम को, ये चूंकि दिशा बता रही है, तो ये जो दो समीकरण आपने लिखे हैं इन दोनों समीकरण को गुरुत्वाकर्षण के नियम का सदिश रूप कहा जाएगा। तो गुरुत्व क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, उसके सदिश रूप क्या है, ये यहां तक आपको आ गया है और आप समझ भी गए हैं। ठीक, चलिए ग्रह गति संबंधी केपलर के नियम पे बात करें तो हम जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में जो पिंड चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहते हैं। ठीक है, और सूर्य उस दीर्घवृत्तीय कक्षा के एक फोकस पर स्थित होता है। एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन और गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर केपलर ने ग्रहों के गति के संबंध में कुछ नियम दिए। लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन दिया है केपलर ने, जिसमें पहला उन्होंने कहा था लॉ ऑफ ऑर्बिट की बात कही थी। और लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या हुआ कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं और जिसके फोकस में सूर्य होता है। ये पहला नियम है जो आपको आना चाहिए, या रट लीजिए या समझ लीजिए, जो आपको ठीक लगे। दूसरा नियम है क्षेत्रफल का नियम। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, पहले उन्होंने कहा कि हर ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं जिसके फोकस में सूर्य होता है। तो मान लेते हैं ग्रह की प्रारंभिक स्थिति ए है। अब ए से कहां चला गया, बहुत छोटे टाइम के लिए बी पर चला गया। कितना टाइम लगा मान लेते हैं, ये टाइम इंटरवल है dt। कुछ देर बाद सी से डी तक भी ये उतने ही समय पे गया है। सी पॉइंट से डी पॉइंट तक ग्रह को जाने में कितना समय लगा है, dt। तो तीसरा नियम कहता है कि अगर ये डेल टी है ये भी डेल टी है तो ए एस बी, ये जो क्षेत्रफल है, सी एस डी, ये क्षेत्रफल एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा, सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा, लाइन ज्वाइनिंग अ प्लेनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समान समय अंतराल पे समान क्षेत्रफल तय करती है। सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा समान समय पे समान क्षेत्रफल तय करती है। अगर ए से बी तक ग्रह को जाने में डेल टी समय लगा, सी से डी तक ग्रह को जाने में अगर डेल टी समय लग रहा है, तो ए एस बी क्षेत्रफल सी एस डी क्षेत्रफल के इक्वल होगा। ये दूसरा लॉ है। क्लियर हो गया। तीसरा नियम, तीसरे नियम को हम लोग परिक्रमण काल का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ टाइम पीरियड कहते हैं, या लॉ ऑफ टाइम ऑफ रिवोल्यूशन भी कह सकते हैं, परिभ्रमण काल। यहां कहा गया कि सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य के उसकी औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है,
टाइम पीरियड का स्क्वायर औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सूर्य से ग्रह की औसत दूरी टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये केपलर के 3 नियम है। अब अगर इसको हम लिखे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब होगा। के को नियतांक बोलेंगे। के एक नियतांक है क्योंकि प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाना है तो के आपको लेना पड़ेगा। ये है आपके नियम। इसका मतलब तीसरा नियम क्या बता रहा होगा आपको? इस नियम से क्या समझ में आ रहा है? कि आप बोल दिए, हम सुन लिए। तीसरा नियम से स्पष्ट है कि ग्रह के जितने पास रहेंगे, है ना, ग्रह सूर्य के पास होता है उसका परिक्रमण काल कम होता है, और दूर रहेगा उसका परिक्रमण काल उसी के हिसाब से बढ़ते रहेगा। ठीक। इसका मतलब जब ग्रह सूर्य से दूर होगा तो वेग कम, और जब सूर्य के पास होगा तो वेग अधिक हो जाएगा। दोनों बातें एक दूसरे से मैच हो रही हैं। क्या क्या बोले, समझ में आ गया? ठीक। ये है